नमस्कार आप सभी किसान भाइयों का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और जानकारी पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न हमारे वीडियो के कमेंट में आया है। तो सबसे पहले हम पूरे प्रश्न को देख लेते हैं और उसके बाद इस पर पूरी जानकारी समझने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए हम इन किसान भाई का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। ये जागरूक हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। भाई साहब का शुभ नाम राजकुमार है और इनका प्रश्न है, सर आप लोग जो जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में बात करते हैं, क्या उस तरीके से पैदा किए गए फसल में क्या पूरी पोषक तत्व हम मानव को मिलेगी उस वस्तु में? कभी आप लोगों ने कभी इसका टेस्ट किया है? यूरिया डीएपी पोटास मनुष्य के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसे मनुष्य सीधे नहीं खाता बल्कि मिट्टी में मिलाकर पौधों को पोषक तत्व के रूप में देकर पौधों के जरिए अपने शरीर को प्राप्त करता है। उसके आगे इन्होंने लिखा है, और ये केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे प्रयोग करें ताकि जमीन भी खराब ना हो, इसका कोई जानकारी नहीं देते आप लोग, या शायद आप लोग को भी इसका पता नहीं। डीएपी पोटास 15 दिन से अपना कार्य करती है और नाइट्रोजन 2 दिन बाद, सो इन्हें जितनी मात्रा में जमीन में डालनी है उससे पहले इनको मिट्टी या गोबर खाद में इसे ढांप दें। पोटास को मिलाकर थोड़ा नमी बनाकर बोरे में या प्लास्टिक की चादर से ढककर रखें और नाइट्रोजन को 2 दिन तक मिट्टी में मिलाकर अलग से, फिर इन सभी को 15 दिन बाद खेत में प्रयोग करने से मिट्टी भी नहीं बिगड़ती और फसल की पैदावार में भी कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से की जानकारी क्यों नहीं देते आप लोग? सर गाय गोबर की बात करते हैं, असली बात भी बताया कीजिए। इतने दिनों से इंसान केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा उपजाए हुए फसल खा रहा है, क्यों सभी नहीं मर गए? खतरा तो सिर्फ कीटनाशक और कवकनाशक है, ये बात असल में बीमारी का कारण है। तो ये इनका पूरा कमेंट था जिसमें प्रश्न छुपा हुआ है और अब हम इसको पूरी विस्तृत तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनके प्रश्न पे ध्यान देते हैं जो ऊपर है कि जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में बात करते, क्या उस तरीके से पैदा किए गए फसल में क्या पूरी पोषक तत्व हम मानव को मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं कि जैविक खेती कीजिए या प्राकृतिक खेती कीजिए, गौ आधारित खेती कीजिए या फिर रासायनिक कीजिए, आपको पूरे पोषक तत्व आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे तत्व ऐसे हैं जो कि हमें फसलों से नहीं प्राप्त होते हैं। उनके लिए हमें अन्य विकल्प पे जाना पड़ता है। मैं इसको आपको विस्तृत और बताऊंगा, पहले इससे आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आगे हम बात करते हैं कि कभी आप लोगों ने इसका टेस्ट किया है? तो इसका जवाब मैंने आपको बता दिया। यूरिया डीएपी पोटास मनुष्य के लिए नुकसान, ये आपने अच्छी बात कही। यूरिया डीएपी पोटास मनुष्य के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब इसकी हम मात्रा बिना जाने अत्यधिक रूप से प्रयोग कर लेते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा और पेड़ों के जरिए जो हम अनाज और फल प्राप्त करेंगे उसके जरिए हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि नाइट्रोजन के ज्यादा प्रयोग करने से पत्तियां बढ़ती हैं, फल कम आते हैं, तो आपकी पैदावार घटेगी। और ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने से सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी तत्व पकड़ लीजिए, जब हमारे शरीर को हो या फिर पेड़ पौधों को हो, यदि कोई भी एक तत्व की अधिकता हमारे शरीर में आएगी तो हमें उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर किसी एक तत्व की कमी आएगी तो भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमें उससे बीमारियां आएंगी। तो हर चीज का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि यूरिया डीएपी इन फर्टिलाइजर
को भी डालने का के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप यूरिया डीएपी डालना ही चाहते हैं तो इसका विकल्प है। आप इसमें गोबर की खाद या फिर अन्य तरीके से जितने भी हमारे जैविक प्रक्रिया है, जीवामृत है, घन जीवामृत है और भी चीजें हैं, आप उनका प्रयोग साथ में कीजिए। आप जितना यूरिया डालते हैं, जितना डीएपी डालते हैं, उनका परसेंटेज कम कर दीजिए। आप परसेंटेज कम करके इसको मिला के खेत में फेंकिए। इससे आपका खेत में मिट्टी को नुकसान कम पहुंचेगा और आपकी फसल अच्छी होगी। और यह हम अपने वीडियो में अभी तक इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि जिन जिन टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो टॉपिक पे लगभग टाइम ज़्यादा होने लगता है। इस वजह से हम पूरी बात नहीं बता पाते। पूरी बात बताने में कम से कम कई घंटों तक हमें बोलना पड़ जाएगा। ऐसे स्थिति में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको और हमको खुद भी समझ में नहीं आएगा, उतना हम देख भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक पे हम पूरा वीडियो बनाते हैं। अब इसका हम प्रयोग बता देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 15 दिन तक या फिर 10 दिन तक डीएपी को और यूरिया को गोबर या मिट्टी में मिलाकर रखें, छाया में रखें। ये जरूरी नहीं है। आप तत्काल भी खेत में फेंक सकते हैं, बस उसके साथ आपको गोबर की खाद को भी फेंकना है। आपको जैविक खाद को फेंकना है, जो हरी खाद है आपको उसको फेंकना है। आप मिलाकर फेंक दीजिए, वो उतना ही काम करेगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि केमिकल नुकसान करता है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर बताया कि केमिकल ही ज्यादा नुकसान करता है, यूरिया डीएपी नहीं करता है। यूरिया डीएपी जब हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तब हमें नुकसान करता है। अब हम इसको पूरे विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं। ये तो आपको शॉर्ट में इसके सारे जवाब थे। जब हम खेती में जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं और गौ आधारित खेती कर रहे हैं, इसमें सबसे उत्तम गौ आधारित है। इसका कारण है कि जब हम जैविक खेती करते हैं तो हमें बजट को लेकर भी सोचना पड़ता है, मार्केट पे डिपेंड होना पड़ता है। रासायनिक खेती में पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंड होता है और प्राकृतिक खेती में हमें मार्केट पे तो डिपेंड नहीं होना होता है, लेकिन कई सारे चीजों को जुताई वगैरह उसमें नहीं करनी पड़ती है, जिससे हम कई तरह के फसल नहीं उगा पाते हैं। हमें उन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौ आधारित खेती है तो इससे हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमें क्या इससे पूरा पोषक तत्व मिल जाएगा, तो किसी से भी नहीं मिलेगा। लेकिन गौ आधारित खेती यदि आप करते हैं तो आपको बाकी खेती से ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त होगा। और इसका कारण है कि सिर्फ आपको अनाज से जितना पोषक तत्व मिल रहा है, जब आप गौ आधारित खेती करते हैं तो उसमें कंपलसरी है कि आपको गाय पालना पड़ेगा। जब आप गाय पालेंगे तो आपको गाय से दूध प्राप्त होगा। आप दूध से दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। इनके जरिए आपको बहुत सारे तत्व अलग से मिल जाएंगे, जो कि आप रासायनिक खेती भी कर रहे हैं तो उन फसलों से नहीं प्राप्त होगा। आपको ये आवश्यक है। उसके साथ आप कई सारे तत्व ऐसे हैं जो कि हम ये बथुआ, पालक, मेथी, चौराई इनको अपने घर पे उगा सकते हैं। गौ आधारित खेती करने से आपका बजट 0 आएगा और ये उत्तम क्वालिटी में आपको प्राप्त होंगे। जबकि रासायनिक से करेंगे तो आपको इनकी क्वालिटी में कमी आएगी, तत्वों में कमी आएगी। जब आप रासायनिक और गौ आधारित दोनों को मिक्स करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको पैदावार तो अच्छी होगी, लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ तत्वों को मारेगा भी। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हम यूरिया डीएपी हम यूज करते हैं रसायन की, तो रसायन की एक प्रक्रिया होती है जिससे उनका स्वभाव अलग हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जैविक नाइट्रोजन और यूरिया नाइट्रोजन, हमें यूरिया से क्या मिलता है? नाइट्रोजन ही मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर है। नाइट्रोजन एक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि उनके व्यवहार में अंतर है।
व्यवहार में अंतर आता है क्योंकि उनके स्रोत में अंतर है। वो कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उनका कैरेक्टर कैसा होगा। और उस कैरेक्टर के प्रभाव से फसलों में जो थोड़ी बहुत कमी हमें झेलनी पड़ेगी, जिससे हमें ही नुकसान होता है। आपको यदि इनकम करना है तो ज़्यादा मात्रा में उपज करना है तो आप दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप दोनों को मिला के चलेंगे तो खेती में खेत खराब नहीं होगा, बल्कि आपको अच्छा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन यही आप अपने शरीर और खेती को पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको गौ आधारित ज़्यादा उत्तम है बाकी खेती से, क्योंकि इसमें कई विकल्प हमें मिल जाते हैं तत्वों की पूर्ति के लिए। और रह गया, हम कुछ गणना देखते हैं कि गेहूं में जब उच्चतम क्वालिटी का गेहूं का बीज आप ले रहे हैं, जो कि रासायनिक तरीके से तैयार किया जाता है, शोधित करके बीज तैयार होता है, तो उनमें ज़्यादा पैदावार करने के लिए एक क्षमता डिसाइड किया जाता है कि यूरिया उसमें 100 किलो से 120 किलो आप फेंकिए तो ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। तो जब यूरिया हम उतना इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह हम बाजरा की खेती कर सकते हैं। बाजरा की खेती में ठीक उसका आधा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ गेहूं के बीज ऐसे हैं जिनमें 100 से 120 किलो नाइट्रोजन ही हमें प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है, जिसके लिए हमें 220 से 260 किलो तक यूरिया फेंकनी पड़ती है। तो आप बाजरा की खेती कर सकते हैं, ये गेहूं से ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और रह गया सवाल कि हमें अन्य तत्वों की, तो जैसा कि मैंने बताया कि गाय पालने से आपको दूध, दही और छाछ प्राप्त होता है। इन सब से आपके शरीर को लाभ पहुंचेगा। और आज के डेट की बात करें तो रासायनिक चीज़ों से ज़्यादा जैविक चीज़ों का दाम आपको मिलता है। तो आप गौ आधारित खेती करते हैं तो आपको उसका दाम ज़्यादा मिलेगा। और यदि आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम उसका उचित तरीके से जितना भी संभव होगा हम पूरी जानकारी आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे।